हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम सीटेट जुलाई 2023 के लिए पेपर 2 एसएसटी सामाजिक अध्ययन से दोस्तों आज हम इस क्लास के अंदर क्लास 7th की एनसीईआरटी। तो दोस्तों क्लास 7th की एनसीईआरटी से दोस्तों ज्योग्राफी के चैप्टर 1, 2 और 3 के क्वेश्चन आंसरों को करने वाले हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें कि इससे पहले हमने कक्षा 6 की एनसीईआरटी से दोस्तों हमने कक्षा 6 की एनसीईआरटी से ज्योग्राफी संपूर्ण ज्योग्राफी को कर लिया है। और इसी प्रकार से दोस्तों हिस्ट्री के भी संपूर्ण हिस्ट्री की जो बुक है उसके सभी के सभी क्वेश्चन आंसर या सभी के सभी चैप्टरों को कर लिया है। और पॉलिटिकल साइंस के भी दोस्तों कक्षा 6 की पॉलिटिकल साइंस से भी हमने पूरे के पूरे चैप्टर को पिछली कक्षाओं में पिछली 6 क्लासों में कर लिया है। तो इस क्लास में दोस्तों हम क्लास 7th की एनसीईआरटी से क्लास 7th की ज्योग्राफी से चैप्टर 1, 2, 3 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्नों का जो क्रम होगा तो स्टार्टिंग के 3 से 4 प्रश्न आसान है और धीरे धीरे दोस्तों प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है मरुस्थल, ताल, वन, पर्वत। तो दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो दोस्तों पारितंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा होता है दोस्तों मानव निर्मित पारितंत्र। ठीक है, और हमें बताना है इसमें कि कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। अगर हम बात करते हैं मरुस्थल की तो दोस्तों मरुस्थल क्या है, एक प्राकृतिक पारितंत्र है। और वनस्पति वन भी दोस्तों क्या है, एक प्राकृतिक पारितंत्र है। और पर्वत भी दोस्तों क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र है। और जो ताल है तो ताल दोस्तों क्या है, मानव निर्मित पारितंत्र है। क्योंकि ताल किसे कहते हैं, अब दोस्तों जब नदियां पहाड़ों से आती है बहकर आती है और नदियों के पानी को हम जब एक जगह इकट्ठा करते हैं या रोकते हैं तो उसको जो दोस्तों जो यहाँ जहाँ पे ये पानी इकट्ठा होता है उसे ही क्या कहा जाता है, ताल कहा जाता है। तो ताल क्या है, मानव ने तो इसको क्या पानी को रोका। तो ये क्या हो जाएगा, मानव निर्मित पारितंत्र हो जाएगा। जो उसमें क्या होंगे, जैसे मछलियाँ होंगी और छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, या उसमें छोटी छोटी वनस्पति होंगी जो उससे मिलकर ये पारितंत्र बनता है। तो दोस्तों वो कैसे होगा, मानव निर्मित होगा, क्योंकि उसको पानी को किसने रोक रखा है, मनुष्य ने। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्न में से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो दोस्तों अब हमने क्या बताना है कि कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो दोस्तों 3 तो इसमें ऐसे होंगे जो मानवीय पर्यावरण के घटक हैं, लेकिन एक इसमें ऐसा होगा जो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो हमने उसी की पहचान करनी है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं सड़क की, तो सड़क क्या है दोस्तों, मानवीय पर्यावरण का घटक है। क्योंकि सड़क कौन बनाता है, हम ही तो बनाते हैं, मनुष्य ही तो बनाता है। और अगर हम बात करते हैं किताबें, तो किताबें भी दोस्तों हम ही लिखते हैं। ठीक है, हम ही में से कोई राइटर होता है और हो सकता है भविष्य में आप में से भी कोई बहुत बड़ा राइटर बने। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, कार, तो कार भी दोस्तों गाड़ियों को कौन बनाता है, हम ही बनाते हैं। लेकिन जो दोस्तों ऑप्शन डी है कि नदियों को हम नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या प्राकृतिक रूप से हैं। और हमें पूछा गया था कि कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नदियां। तो बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 और अच्छा प्रश्न है। इसमें से कौन सा मानवीय निर्मित पर्यावरण है? तो दोस्तों अब हमने क्या बताना है कि इनमें से कौन सा मानव निर्मित है जिनको मनुष्य बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पहाड़, और बी है समुद्र, और अगर हम बात करें सी है सड़क, और डी है नदियां। तो दोस्तों इनमें से चारों में से हम मनुष्य कौन सा
मानव निर्मित पर्यावरण होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, पहाड़ को भी हम नहीं बना सकते, समुद्र को भी हम नहीं बना सकते, नदियों को भी हम नहीं बना सकते हैं, तो हम तो सिर्फ क्या है, मनुष्य सड़क बना सकता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मानवीय निर्मित पर्यावरण क्या है, सड़क है, और सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न को शुरू करने से पहले आप सभी को एक कॉफ़ी और पेन ले लेनी है। और कॉफ़ी और पेन में दोस्तों आप क्या करेंगे, जैसे मान लो कि हमने अभी तक 3 प्रश्न तो कर लिए हैं और इस क्लास में हम टोटल 17 प्रश्न करने वाले हैं। तो आप 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग करके, जैसे आपने ऊपर के तीनों ही प्रश्न आपके सही होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद है। तो आप सही प्रश्न के आगे इस प्रकार से टिक लगाते रहेंगे कि आपके 17 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने तैयारी का स्वयं से मूल्यांकन कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा कोई सा टॉपिक क्या है, वीक है, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने तैयारी का मूल्यांकन स्वयं से कर सकते हो। ठीक है, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी उम्मीद है कि आप एक कॉफ़ी और पेन लेंगे और आप 17 तक नंबर लिखेंगे और उनमें सही प्रश्न के आगे टिक करते जाएंगे। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके 17 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इससे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 को। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है और परीक्षाओं में पूछा गया, बार बार पूछा गया प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? जनसंख्या, पादप वृद्धि, फसल वृद्धि और वनों में वृद्धि। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं वनों में वृद्धि, अगर वनों में वृद्धि होगी तो दोस्तों उससे तो हमें क्या है, फायदा ही होना है, उससे हमारे पर्यावरण को क्या होना है, फायदा ही होना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष होंगे तो दोस्तों वृक्षों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो अगर हम बात करते हैं लकड़ियाँ मिलती है, जलाने के लिए लकड़ियाँ मिलती है, और पशु चारे के लिए पत्तियाँ मिलती है। तो दोस्तों पशु चारे के लिए पत्तियां मिलती है, और हमारे मनुष्य के लिए प्राणवायु भी दोस्तों कहाँ से मिलती है, हरे पेड़ पौधों से ही मिलती है। ऑक्सीजन, ठीक है, वो भी कहाँ, पौधों से मिलती है। अगर वनों की वृद्धि हो रही है तब तो हमारे लिए बहुत फायदा है। और इसी प्रकार से वनस्पति की वृद्धि होती है। वनस्पति का मतलब दोस्तों हरे पेड़ पौधे, अगर उनमें भी वृद्धि हो रही है तो वो भी हमारे लिए क्या फायदा है, लाभदायक है। और अगर फसल में वृद्धि हो रही है तो दोस्तों फसल में वृद्धि हो रही है तो हमारे देश का कोई भी इंसान क्या नहीं रहेगा, भूखा नहीं रहेगा, जितनी ज़्यादा फसलें होंगी हैं। लेकिन जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, जनसंख्या वृद्धि दोस्तों पर्यावरण के लिए नुकसान है। तो दोस्तों हमें पूछा गया है कि कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है। तो दोस्तों इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जनसंख्या में वृद्धि। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और धीरे धीरे दोस्तों अब प्रश्नों का लेवल थोड़ा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ रहे हैं हम। तो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित स्तंभों को का सही मिलान करो। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सही मिलान करना है। हमें पूछा गया है प्रश्न में जैवमंडल। तो दोस्तों जैवमंडल किसे कहते हैं, आइए थोड़ा इसको पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा वायुमंडल, ये वायुमंडल हो जाएगा, और ये दोस्तों जलमंडल हो जाएगा, और ये दोस्तों स्थल मंडल हो जाएगा। वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, जहां दोस्तों ये तीनों चीजें मिल रही है, ठीक है, उसी कॉमन क्षेत्र को दोस्तों हम क्या कहेंगे, जो ये वाला कॉमन क्षेत्र है जहां पे वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल मिल रहा है, उसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, जैवमंडल कहा जाता है, जहां पे ये तीनों चीजें मिल रही है। ठीक है, तो आइए समझते हैं अभी से प्रश्न में। तो दोस्तों जैवमंडल किसे कहेंगे हम, जहां पे वायु, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु क्या कर रही है, आपस में पारस्परिक क्रिया कर रही है। ठीक है दोस्तों, पारस्परिक क्रिया कर रही है, उसे ही हम क्या कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे। और अगर हम बात करते हैं, नहीं,
उसे हम क्या कहेंगे, जैवमंडल कहेंगे। अब है दोस्तों अगला वायुमंडल की वायुमंडल किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा कि पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को हम वायुमंडल कहेंगे। और अगला है दोस्तों जलमंडल। तो दोस्तों जलीय क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, जलमंडल कहेंगे। और लास्ट है दोस्तों डी, पर्यावरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों पर्यावरण का सही मिलान हो जाएगा कि हमारे आसपास के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न से हम क्या करने वाले हैं साथियों, इस प्रश्न से हम 3 से 4 प्रश्न इसी में हम 3 से 4 प्रश्नों को और भी करने वाले हैं कि किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रश्न है हमारे लिए कि द्रवित मैग्मा से बने शैल को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आग्नेय शैल या अवसादी शैल या कायंत्रित शैल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि द्रवित मैग्मा से बने शैल को क्या कहा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आग्नेय शैल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कि द्रवित मैग्मा से कौन से शैल का निर्माण होता है, आग्नेय शैल का निर्माण होता है। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं और अगला प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है, इसको हम आग्नेय शैल को भी अभी चित्र में समझने वाले हैं। और अगले प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, तो दोस्तों यहीं पे प्रश्न बन सकता है कि शैल कितने प्रकार की होती है या चट्टानें कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों शैल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों आग्नेय शैल, और दूसरी हो जाएगी दोस्तों अवसादी शैल, और तीसरी नंबर की हो जाएगी दोस्तों कायंत्रित शैल। ठीक है, एक प्रश्न ये हो गया। फिर अगला प्रश्न दोस्तों किस प्रकार से पूछा जाता है कि प्राथमिक शैल किसे कहा जाता है। प्राथमिक शैल किसे कहा जाता है, तो दोस्तों उसका भी सही उत्तर क्या हो जाना है, आग्नेय शैल को दोस्तों प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। और ये सीटेट में एक बार पूछा गया है कि प्राथमिक शैल किसे कहा जाता है, तो आग्नेय शैल को कहा जाता है। और अगला दोस्तों प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है, अगला प्रश्न बन सकता है कि जो आग्नेय शैल है, आग्नेय शैल के कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। और कौन कौन से 2 प्रकार हैं उसको हम अगले प्रश्न में समझने वाले हैं। इस पर अगला एक प्रश्न है। ठीक है, और फिर दोस्तों अगला एक प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि अवसादी शैल किसे कहते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, और कायंत्रित शैल किसे कहते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आइए दोस्तों इसे समझते हैं, हम चित्र के माध्यम से बड़ा डिटेल से समझने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने बात करी किसकी, आग्नेय शैल की। तो समझते हैं कि आग्नेय शैल का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी की सतह है, और पृथ्वी की सतह के अंदर दोस्तों ये क्या है, मैग्मा। जो आपको लाल दिख रहा है ये क्या है, मैग्मा। और जब दोस्तों ये मैग्मा लावा के रूप में क्या बाहर आता है, हमारी पृथ्वी के सतह से क्या आता है, बाहर आता है। और बाहर आकर दोस्तों ये लावा है, लावा जब ठंडा हो जाता है तो उससे बने शैल को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, आग्नेय शैल कहा जाता है। जब लावा हमारे पृथ्वी के नीचे से बाहर आता है तो वो लावा जब ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद जिस शैल का निर्माण होता है दोस्तों उसी को क्या कहा जाता है, आग्नेय शैल कहा जाता है। आइए दोस्तों अब समझते हैं अवसादी शैल को कि अवसादी शैल का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों अवसाद का मतलब क्या होता है, धूल, रेत, पत्थर के टुकड़े या कंकड़ पत्थर से मिलकर बने शैल को ही क्या कहते हैं, अवसादी शैल कहते हैं। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये क्या अवसाद है, और जब ये क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो कठोर होने के बाद ये किसका निर्माण करता है, अवसादी शैल का निर्माण करता है। ठीक है, तो दोस्तों 2 शैलों को हमने समझ लिया, एक तो हमने समझा आग्नेय शैल को और दूसरा हमने समझा दोस्तों किसको, अवसादी शैल। अब हम समझने वाले हैं दोस्तों कायंत्रित शैल किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब आग्नेय शैल और अवसादी शैल उच्च दाब और उच्च ताप पर, जब किस पे, अवसादी शैल और कायंत्रित शैल पे उच्च दाब और उच्च ताप लगाए जाएं दोस्तों, तो वो किस में रूपांतरित हो जाती है, कायंत्रित शैल में रूपांतरित हो जाती है। तो दोस्तों इसीलिए कायंत्रित शैल का ही नाम क्या है, रूपांतरित शैल भी है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें, ये सारी जानकारियां अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है और पेपर में पूछा गया प्रश्न है। पृथ्वी की सबसे भीतरी
परत कौन सी होती है? तो जो दोस्तों हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की सबसे अंदर की, भीतरी का मतलब हो गया दोस्तों सबसे अंदर की परत कौन सी होती है? तो परपट्टी होती है, क्रोड होती है, मेटल होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि पृथ्वी की सबसे भीतर की परत कौन सी होती है? क्रोड होती है। तो आइए दोस्तों इसको भी हम समझते हैं चित्र के माध्यम से। लेकिन चित्र में पढ़ने से पहले या चित्र को समझने से पहले थोड़ा सा हम एक प्रश्न और देख लेते हैं कि इस पर किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न कैसे बन सकता है? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, तो भीतरी कौन सी हो जाएगी? ठीक है भाई, भीतरी तो क्रोड हो जाएगी। और अगला प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी के सबसे बाहर की परत कौन सी होती है? तो अगर इस प्रकार से प्रश्न बने तो परपट्टी हो जाएगा। और अगला बन सकता है दोस्तों कि पृथ्वी के सबसे पतली पतली परत कौन सी है? तो दोस्तों अगर पतली परत पूछा जाता है तो परपट्टी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे मोटी परत कौन सी होती है तो दोस्तों उसका उत्तर भी क्या हो जाना है? क्रोड ही हो जाना है। तो आइए समझते हैं इसे चित्र के माध्यम से बहुत 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 डिटेल से। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी की दोस्तों आंतरिक संरचना है। और ये है दोस्तों परपट्टी, जो पृथ्वी के सबसे बाहर की जो ये सतह है इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? परपट्टी कहा जाता है। तो एक तो परपट्टी पृथ्वी के सबसे बाहर की परत है और दूसरी दोस्तों ये पृथ्वी की सबसे पतली परत है। ठीक है, दो प्रश्न यहीं से हो गए। और परपट्टी के बाद जो दोस्तों अंदर के लिए ये लाल परत आपको देख पा रहे होंगे, ये वाली, इसका नाम है दोस्तों मेटल। और मेटल के बाद है दोस्तों ब्राहिक्रोड, ये वाली ब्राहिक्रोड। और ब्राहिक्रोड के बाद है दोस्तों सबसे अंदर है आंतरिक क्रोड। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने पृथ्वी की तीन परतों को समझ लिया है। और दोस्तों जो ये है ना ब्राहिक्रोड और आंतरिक क्रोड, ये एक ही परत है। ठीक है, ब्राहिक्रोड हम इसलिए कह रहे हैं कि क्रोड का बाहर का हिस्सा और आंतरिक का मतलब है अंदर का हिस्सा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद भी कर रहा हूं कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। सोना, पेट्रोल एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? तो ऑप्शन है शैल के उदाहरण है, या खनिज के उदाहरण है, या जीवाश्म के उदाहरण है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि सोना और पेट्रोल और कोयला किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये खनिज के उदाहरण हैं। अब बात आती है कि खनिज किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो हमने परपट्टी पढ़ा, और परपट्टी के नीचे जितने भी हमें क्या मिलते हैं? खनिज पदार्थ मिलते हैं, जैसे सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोल। तो ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? खनिज कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ से दोस्तों सीटेट में इस बार एक ना एक प्रश्न बनने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों इस प्रश्न को, बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9, परपट्टी के संबंध में हमें क्या करना है? सत्य कथन को चुनना है कि परपट्टी किसे कहते हैं, या परपट्टी के संबंध में हमें सत्य कथन को चुनना है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कथन ए, पृथ्वी की सतहों की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। चलो भाई सही बात है, ये हमने अभी ऊपर चित्र में भी समझ लिया था, सही बात है। और आगे कहा जा रहा है कि यह सबसे पतली परत है, बिल्कुल सबसे पतली परत भी यही है। और बी, कथन बी है दोस्तों, यह महाद्वीपीय संहिता में 25 किलोमीटर एवं समुद्री सतहों में केवल 5 किलोमीटर तक है। ठीक है भाई, अच्छी बात लग रही है। अगला देख लेते हैं, महाद्वीपीय संहिता में मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपको यहीं से भी बन सकता है कि महाद्वीपीय संहिता में जो परपट्टी है, परपट्टी किन किन खनिजों से बनी होती है? तो सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती है, इसीलिए इसे Cl, सी का मतलब है दोस्तों सिलिका और एल का मतलब है दोस्तों एल्यूमिना। ठीक है, से एल्यूमिना और सिलिका कहते हैं। ठीक है, और कथन डी है दोस्तों, महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, और इसीलिए इसे क्या सी में, सी से दोस्तों सिलिका हो जाएगा और मैं से मैग्नीशियम हो जाएगा कहा जाता है। तो दोस्तों हमें बताना है कि कथन ऑप्शन फर्स्ट सही है, या ऑप्शन सेकंड सही है, या ऑप्शन थर्ड सही है, या ऑप्शन फोर्थ सही है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ए, बी, सी और डी चारों के चारों कथन सत्य है। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं थोड़ा चित्र में।
तो दोस्तों हमें दिया गया है, कथन ए दिया गया है कि पृथ्वी की सतहों की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों? परपट्टी कहते हैं। बिल्कुल परपट्टी कहते हैं। ये आप देख रहे होंगे, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे क्या कहा जा रहा है? परपट्टी कहा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और आगे कहा जा रहा है कि यह सबसे पतली है। बिल्कुल भाई पतली भी है, कथन ए सही है। और अगला कहा जा रहा है दोस्तों कि यह महाद्वीप संहिता में 35 किलोमीटर, ठीक है, महाद्वीप संहिता में जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये महाद्वीप संहिता है और यहाँ पे ये कितने किलोमीटर तक फैली हुई होती है दोस्तों? 35 किलोमीटर तक फैली होती है, ठीक है। और आगे कहा जा रहा है उसमें कि महासागरीय संहिता में ये कितना, इसकी जो फैलाई कहाँ तक होती है, गहराई होती है, तो वो सिर्फ 5 किलोमीटर होती है महासागरीय संहिता में। और अगला कहा जा रहा था दोस्तों कि जो महाद्वीप है, महाद्वीपों में इसका निर्माण किससे, महाद्वीप में होता है दोस्तों सिलिका और एल्यूमिनियम अगर हम बात करते हैं महासागरीय संहिता में, तो दोस्तों वो किससे होता है? सिलिका और मैग्नीशियम से। और अगला दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि जो ये आंतरिक रोड है, आंतरिक रोड का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों उसका होता है नीफे से, ठीक है। नी से निखिल और एफ से दोस्तों फेरस, ठीक है। इससे ये क्रोड का निर्माण होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न बन सकते हैं सीटेट के एग्जाम में। इसी प्रश्न से घुमा फिरा के किसी भी तरीके से आपको प्रश्न पूछ दिया जा सकता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं प्रश्न को कि सही मिलान करना है। दोस्तों ऊपर हमने जाना था कि शैल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो वहीं एक क्या थी? आग्नेय शैल थी, आग्नेय शैल थी। तो दोस्तों ऊपर बताया था मैंने कि आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है। तो दोस्तों एक होती है बहिर्वेदी आग्नेय शैल और दूसरा होता है दोस्तों अंतर्वेदी आग्नेय शैल। बहिर्वेदी आग्नेय शैल उसे कहते हैं जब दोस्तों पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, मैग्मा लावा के रूप में पृथ्वी के सतह से बाहर आ जाता है, तो उसे बहिर्वेदी कहेंगे कि वो बाहर आ गया, ठीक है। और अंतर्वेदी ये होगा दोस्तों जब वो कभी क्या है, बाहर नहीं आ पाता। ऊपर की जो सतह है, पृथ्वी के ऊपर की सतह है, वो बहुत कठोर होती है, तो ऊपर को तो वो रास्ता नहीं बना पाता है, तो इसलिए नीचे की ओर धंस जाता है, ठीक है। तो अंदर ही धंस जाता है, तो दोस्तों ये अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहलाएगा। और हमें यहाँ पे पहचान करनी है, सत्य कथनों का मिलान करनी है कि बहिर्वेदी का उदाहरण क्या है, अंतर्वेदी का उदाहरण क्या है, और अवसादी शैल का उदाहरण क्या है, और कायंत्रित शैल का उदाहरण क्या है। तो आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं अंतर्वेदी आग्नेय शैल। तो दोस्तों अंतर्वेदी आग्नेय शैल से दोस्तों बेसाल्ट का निर्माण होता है, ठीक है। और दोस्तों बेसाल्ट का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार किससे बना है दोस्तों? बेसाल्ट से बना है। और बेसाल्ट किसका उदाहरण है दोस्तों? बहिर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। और अगला है दोस्तों अंतर्वेदी आग्नेय शैल। तो दोस्तों अंतर्वेदी आग्नेय शैल का निर्माण इसका उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा ग्रेनाइट, ठीक है। अंतर्वेदी जो अंदर के लिए वो क्या होती है? मैग्मा होता है, वो पृथ्वी के अंदर की ओर चला जाता है और पृथ्वी की सतह भी फिर उससे क्या हो जाती है? नीचे की ओर धंस जाती है। तो दोस्तों उससे किस चीज़ का निर्माण होता है? ग्रेनाइट का निर्माण होता है। और अगला है दोस्तों अवसादी शैल। तो दोस्तों अवसादी शैल किसे कहते हैं? अवसाद से बने हैं, जैसे मिट्टी, धूल, रेत के कणों से जो जिस शैल का निर्माण होता है अवसाद कहलाता है। और अवसाद शैल का उदाहरण क्या है दोस्तों? बलुआ पत्थर है। और बलुआ पत्थर का उदाहरण क्या है दोस्तों? कि बलुआ पत्थर से किस चीज़ का निर्माण हुआ है? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं दिल्ली का लाल किला, अगर हम बात करते हैं दोस्तों लाल किले का निर्माण किस चीज़ से हुआ है? तो बलुआ पत्थर से हुआ है। और ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया है कि बलुए पत्थर का उदाहरण या दिल्ली का लाल किला किस चीज़ से बना है? तो बलुआ पत्थर से बना है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। या अगला कायंत्रित शैल। तो दोस्तों कायंत्रित शैल का उदाहरण क्या है? संगमरमर। कायंत्रित शैल का उदाहरण हो जाएगा संगमरमर। और संगमरमर से दोस्तों किस चीज़ को बनाया गया है? ताजमहल हमारा किस चीज़ से बनाया गया है? संगमरमर से बनाया गया है, सफ़ेद पत्थरों से बनाया गया है। और लाल पत्थरों से किसका निर्माण हुआ है? लाल किले का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर कौन सा है आगे? प्रश्न नंबर 11। तो चलिए समझते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 को। ऐसी कौन सी शैल है जिसमें जीवाश्म होते हैं? तो दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
पहला है अवसादी शैल और अगला है कायंत्रित शैल और आग्नेय शैल। शैल तो हमें पता है कि 3 प्रकार की होती है और हमने ये भी समझ लिया है कि कौन सी शैल का निर्माण कैसे होता है। लेकिन अवसादी शैल जीवाश्म में कौन से शैल में होते हैं, तो दोस्तों खुद ही निकल गया है कि अवसादी शैल में होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अवसादी शैल में ही जीवाश्म पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। तो दोस्तों जो अचानक से गति होती है, जो पृथ्वी की आकस्मिक गतियां है ना, तो पृथ्वी क्या करती रहती है दोस्तों, हमारी गतियां करती रहती है और उसके कारण कौन सी घटना होती है। ऑप्शन फर्स्ट है ज्वालामुखी और वलन और बाढ़कृत मैदान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्वालामुखी। क्या है, आकस्मिक गति की घटना है। और अगर यहाँ पे भूकंप भी होता तो वो भी सही उत्तर हो जाता दोस्तों, भूकंप। ठीक है, भूकंप भी दोस्तों क्या हो जाता, इसका सही उत्तर हो जाता। तो आकस्मिक गतियों के कारण क्या होता है, ज्वालामुखी और भूकंप का आना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है दोस्तों भूकंप पर ही है। तो आइए समझते हैं इसे भी। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों और यहां से हो सकता है प्रश्न बन जाए। प्रश्न नंबर 13, भूकंप के संबंध में सत्य कथन को चुने। तो दोस्तों हमें सत्य कथन की पहचान करनी है भूकंप के संबंध में। तो कथन ए है, भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, और अगला है दोस्तों, उद्गम केंद्र के भू सतहों पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात लग रही है। अगला कथन देख लेते हैं। अगला है दोस्तों सी, कि अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। ठीक है, कथन डी को देख लेते हैं। अधिकेंद्र के निकट, अधिकेंद्र केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। तो दोस्तों जो अधिकेंद्र होता है, अधिकेंद्र के जो निकट वाले भाग हैं वहाँ पे जब भूकंप आता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हानि होती है, ऐसा इस कथन का मानना है। ऐसे अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता भी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। तो दोस्तों हमें बताना है कि ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है या थर्ड सही है या उपरोक्त सभी कथन सही है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर और अब हम इस प्रश्न को थोड़ा चित्र में समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों समझते हैं इसको हम चित्र के माध्यम से। तो दोस्तों सबसे पहले है उद्गम केंद्र। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो रहा है, जो भूकंप है, भूकंप या कंपन शुरू हो रहा है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंप ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। तो दोस्तों जहाँ से भूकंप का प्रारंभ हो रहा है या कंपन प्रारंभ हो रहा है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, तो इस पर भी प्रश्न पूछा गया है सीटेट में। हो सकता है इस बार भी पूछा जाए कि उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, तो जहाँ पे भूकंप प्रारंभ हो रहा है या कंपन प्रारंभ हो रहा है उसी स्थान को हम क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। और अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से बनता है कि उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर दोस्तों, ठीक 90 डिग्री पर क्या होता है, अधिकेंद्र होता है। ठीक है, और अधिकेंद्र से दोस्तों क्या होती है, जो ये भूकंप की तरंगें हैं ये तरंगों के रूप में क्या बढ़ती हैं, इस प्रकार से आगे बढ़ती है। और आगे बताया जा रहा है कि जैसे जैसे तरंगे आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों क्या होती है, तरंगों की तीव्रता क्या हो जाती है, कम कम होने लगती है। और जो भूकंप सबसे ज़्यादा हानि होती है तो वो उद्गम केंद्र या अधिकेंद्र के नज़दीक सबसे ज़्यादा भूकंप से हानि होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपके लिए कितने अच्छे अच्छे क्या लाए जा रहे हैं, चित्र लाए जा रहे हैं और चित्र के माध्यम से समझाया जा रहा है। और दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है और आपको अच्छे से समझ में आ रही है और मेरे द्वारा आपके साथ मेहनत की जा रही है, आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो दोस्तों आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के नहीं जाना है। और ऐसे मेरी आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ तक देख रहे हो क्लास को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। ठीक है,
तो आइए समझते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, कि असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो दोस्तों कथन ए है कि जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा जरा। प्रश्न है कि असत्य कथन की पहचान करनी है, और कथन भी है दोस्तों, सबसे ऊंचा जलप्रपात उत्तर अमेरिका के वेनेजुएला के एंजेल जलप्रपात है। तो हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, ए कथन सत्य, बी कथन सत्य, ए और बी दोनों सत्य है, और यहाँ पे भी दोनों सत्य है। तो यहाँ पे हम एक क्या कर लेते हैं, असत्य कर लेते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा जरा कौन सा ऑप्शन इसमें सही उत्तर होने वाला है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि जब क्या है, नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों कथन बी को जरा अच्छे से पढ़ें, और यहाँ पे बताइएगा जरा गलती क्या हो रही है अच्छे से। और इसी प्रकार से सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी गलतियाँ कर दी जाती है, और वहीं पे हम क्या हो जाते हैं, हम खुद प्रश्न को पढ़ने में गलतियाँ कर लेते हैं और प्रश्न क्या हो जाता है, पूरा का पूरा गलत हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि क्या है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो दोस्तों जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है विश्व का, वो कौन सा है, वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों वो उत्तर अमेरिका का नहीं है। वो कहाँ है, दक्षिण अमेरिका का है, दक्षिण अमेरिका का है दोस्तों। ठीक है, और हमें दिया गया था कथन में उत्तर अमेरिका। तो अगर आपने गलती को पकड़ लिया और आपका ये प्रश्न अगर सही हो गया होगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जो तैयारी है वो तैयारी क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट लेवल की है या नंबर 1 है, ये कह सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहले सही उत्तर तो जान लेते हैं। हमें पूछा गया था कि असत्य कौन सा है, तो दोस्तों असत्य कौन सा है, सेकंड वाला है। और जब हमें पूछा ही असत्य गया था तो असत्य ही यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सत्य उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा हम जलप्रपात को किसमें, मैप में देख लेते हैं या चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गई दोस्तों कैसी, कठोर चट्टान, और कठोर चट्टान से जब पानी क्या है नीचे गिर रहा है तो इसी को जलप्रपात कहते हैं। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि जलप्रपात का चित्र, और एक ये है दोस्तों, यहाँ पे भी आप जलप्रपात को देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, और यहाँ से भी इस प्रकार के प्रश्न भी पेपर में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं और पूछे जाते हैं। तो विसर्प के संबंध में सत्य कथन पहचानें या सत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, तो दोस्तों कथन ए है कि जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो दोस्तों जब क्या है, नदी पहाड़ से कहाँ, मैदान क्षेत्र में प्रवेश कर रही है तो क्या होता है, तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। और कथन बी है दोस्तों, नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहा जाता है, विसर्प कहा जाता है। और अगला है दोस्तों कथन सी है कि इनके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण होता रहता है। तो दोस्तों पिछले क्लासों में हम अपर्दन और निक्षेपण के बारे में बहुत डिटेल से हमने पिछले क्लासों में जान लिया है, समझ लिया है। ठीक है, तो आइए बताइए कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। कथन ए है कि बस ए सत्य है, और बी सेकंड का मानना है कि बी सत्य है और सी सत्य है, और अगला है कि ए बी सी तीनों सत्य है। दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होने वाला है कि कथन ए बी, बी बी और सी बी तीनों के तीनों सत्य हैं। ठीक है, तो आइए इसे भी समझते हैं थोड़ा सा चित्र में। और चित्र में दोस्तों एक अगला प्रश्न, इसी चित्र से एक अगला प्रश्न बन सकता है, उसको भी हम इसमें समझने वाले हैं। तो दोस्तों जब नदियाँ पहाड़ों से मैदानों में प्रवेश करती है तो वो बड़े बड़े विसर्प बनाने लगती है इस प्रकार से, तो उसे विसर्प कहते हैं। ठीक है, और जब दोस्तों ये पहाड़ों से नीचे बहते हुए आ रही है तो ये क्या करती है, नदियाँ जो पानी है, पानी क्या करती है, पहाड़ों का कटाव करती है, पहाड़ों से मिट्टी अपने साथ बहा के लाती है, और जैसे ही मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है तो उस मिट्टी को क्या कर देती है, किनारे कर देती है, जिस प्रकार से ये है। और फिर वो वहाँ से क्या कर देती है कि अपना रास्ता बदल लेती है। और जब अपना यहाँ से रास्ता बदल लिया, पहले मानो कि ये इस प्रकार से बह के आ रही थी इस प्रकार से, अब इसने अपना पूरा ही क्या बदल दिया है, रास्ता बदल दिया है। तो अब ये किधर से, इधर से होते बहते हुए हो रही है। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या है,
झील का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से बने झील को क्या कहते हैं दोस्तों? चाप झील कहते हैं। थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं जो आपको चाप झील दिख जाए। तो इस प्रकार से झील को दोस्तों क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। और फिर दोस्तों चाप झील पर एक प्रश्न आ जाता है कि चाप झील कहाँ होती है? नदियों में होती है या नदी घाटी में होती है या रेगिस्तान में होती है या पर्वत पहाड़ों में होती है? तो दोस्तों ये कहाँ होती है? नदी घाटी में पाई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए समझ गए हैं दोस्तों, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको प्रश्न ये बड़ा सिंपल सा और बड़ा आसान सा लग रहा होगा, लेकिन जो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन हैं, और अगर आप उन चारों ऑप्शनों को जानते हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं उन सभी के लिए ही मेरी ये वीडियो होती है कि मैं एनसीईआरटी को पहले 3 से 4 बार खुद पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद आपको चुन चुन के दोस्तों प्रश्न लाता हूँ। इसीलिए ये एनसीईआरटी फिल्टर कह सकते हैं या एनसीईआरटी का निचोड़ कह सकते हैं। ये उन सब दोस्तों के लिए या उन सब भाई बहनों के लिए हैं या उन सब बहनों के लिए हैं जो घर में क्या करती है, पढ़ाई के साथ साथ, मतलब शादी हो गई है, गृहिणी का काम भी करना है, घर का सारा काम भी करना है और बच्चों की देखभाल भी करनी है, परिवार के लिए खाना खुना भी बनाना है। तो उन सभी के लिए है कि जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकता है उनके लिए एनसीईआरटी मैं पढ़ता हूँ और फिर मैं आपको चुन चुन के दोस्तों प्रश्न लाता हूँ। ठीक है, तो ये सब उन सभी के लिए है। हो सकता है मेरे बहुत सारे भाई ऐसे होंगे कि जिनको क्या है, पढ़ाई भी करनी है और पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करनी है और एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं लगता है। तो उन सब के लिए ये मेरी क्लासें उन सभी के लिए विशेषकर से उन सब के लिए हैं। तो दोस्तों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लिए मेरे द्वारा पूरी मेहनत की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी कि एनसीईआरटी बिल्कुल आपके साथ मैं पूरी एनसीईआरटी को आपके साथ डिस्कस करूं। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न है कि इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों? शैल, किनारा या समुद्र गुफा या तटीय मेहराव। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इसमें से समुद्री तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है, तो दोस्तों समुद्री तरंग का किनारा भी होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं समुद्री तरंगों के द्वारा दोस्तों किसका? समुद्री गुफाओं का निर्माण भी होता है। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं तटीय मेहराव भी बनते हैं। तो ये सब हम चित्र में समझने वाले हैं। लेकिन जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है शैल, तो दोस्तों समुद्री तरंग का क्या है? शैल नहीं होती है। तो दोस्तों ये तरह हो गया, यहाँ पे क्या होना था? तरंग होना था। ठीक है, तरंग की विशेषता बतानी थी, तो विशेषता क्या नहीं है, नहीं बतानी थी, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों समझते हैं इसको चित्र के माध्यम से। तो दोस्तों ये हमारा समुद्र है। ठीक है, और ये समुद्र गुफा है। जो समुद्री तरंगे होती हैं दोस्तों, तरंगे क्या कर देती है? जो शैल है उसमें क्या कर देती है? जो किनारे होते हैं, चट्टान होती है, पहाड़ होता है, उसमें क्या कर देती है दोस्तों? गुफा बना लेती है। और ये देखिए दोस्तों इसमें क्या कर रही है? जो ये तरंगे होती है, तरंगों के द्वारा क्या हो गया? ये पूरा ही छेद हो गया और पूरा पानी यहाँ से आर पार हो सकता है। और कुछ टाइम के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा कि ये इस प्रकार से इसमें छेद करती जाएगी और पूरी का पूरा ये क्या है? टूट जाएगा। और टूटने के बाद दोस्तों ये वाला इसी प्रकार का, जैसे ये स्टैक है ना, तो ये इसका निर्माण किसके रूप में हो जाएगा? स्टैक के रूप में हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इस चित्र को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के लिए अंतिम प्रश्न कि छत्रक शैल पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास रेगिस्तान में पाई जाती है, और ऑप्शन बी है दोस्तों नदी घाटी में पाई जाती है, और ऑप्शन सी है दोस्तों हमारे पास हिमनद में पाई जाती है। उपरोक्त सभी जगह पाई जाती है छत्रक शैल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि छत्रक शैल कहाँ पाई जाती है, तो इसको हम चित्र में समझने वाले हैं। पहले चित्र ही देख लेते हैं फिर उत्तर देंगे। हो सकता है कि आप उत्तर दे के चित्र देखो ही ना है, उत्तर समझ गए। तो दोस्तों ये क्या है? रेगिस्तान है। और रेगिस्तान में जो ये आप देख पा रहे होंगे, यही क्या है दोस्तों? छत्रक शैलें हैं। ठीक है, ये पर जब दोस्तों रेगिस्तान में क्या चलती है? हवाएं चलती है। और हवाओं से जो दोस्तों रेगिस्तान के जो पर्वत पहाड़ होते हैं, टीले होते हैं किसके? रेत के, तो वो कभी
आपको एक जगह दिख जाता है और कभी वहाँ से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो हवाएं उसको क्या एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ाकर ले जाती है। तो दोस्तों ऐसे शैलों को ही क्या कहा जाता है, छत्रक शैल कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि छत्रक शैल कहाँ पाई जाती है, रेगिस्तान में पाई जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और मिलते हैं इस प्रकार की जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।